जय हिंद। स्वागत आप सभी का इस खास शो में। तो परिसीमन पर दक्षिण में टेंशन बना हुआ है, तो क्यों बना हुआ है, इसे लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज इसी के हर पहलू की बात करेंगे। कुछ दिनों पहले हिंदी भाषा को लेकर देश उत्तर और दक्षिण में बंटता दिखा, उसका केंद्र भी चेन्नई था। कुछ दिनों बाद लोकसभा में नुमाइंदगी के मुद्दे पर फिर देश उत्तर और दक्षिण में बंटता दिख रहा है और उसका केंद्र भी चेन्नई ही रहा और अगुवाई भी तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने ही की। चेन्नई में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, नाम दिया गया डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का अर्थ आप जानते होंगे, परिसीमन। इस मीटिंग में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों के अलावा पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के नेता भी शामिल हुए। ये बात और है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यहां से नदारद थे, क्योंकि एक तरीके से यह बैठक ही बीजेपी के विरोध में थी और नायडू फिलहाल बीजेपी के सहयोगी हैं। बहरहाल बैठक में पहुंचे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी बात रखी। यहां चर्चा हुई कि 2026 के बाद होने वाला परिसीमन दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक रूप से कमजोर कर सकता है। केंद्र की सत्ता में दक्षिण की हिस्सेदारी और भागीदारी को नगण्य कर सकता है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने स्पष्ट किया कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक अनुचित फॉर्मूले के खिलाफ है जो अब तक अपनाया गया है और वो आगे दक्षिण भारतीय राज्यों के हितों पर नकारात्मक असर डालेगा। तो किसने क्या कहा, ये सब बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस खास शो में हम मुख्य रूप से इस मुद्दे से जुड़े 3 अहम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, परिसीमन पर दक्षिण भारतीय राज्यों के मन में डर क्यों है। दूसरा सवाल है, क्यों देश में अगला परिसीमन 2026 के बाद ही होगा। और तीसरा सवाल, 2026 के परिसीमन से बीजेपी को फायदे का दावा क्यों किया जा रहा है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आश्वासन पर भी शक जाहिर किया कि आगे होने वाले परिसीमन की वजह से दक्षिण भारतीय राज्यों में संसदीय सीटें कम नहीं होंगी। बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने यह चेतावनी भी दी कि राज्यों को मणिपुर जैसा हश्र होने से बचाने के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाई जरूरी है। स्टालिन की चिंता है कि तमिलनाडु कम से कम 8 लोकसभा सीटें खोने जा रहा है। सुनिए। நமது நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலமும் ஒவ்வொரு வகையில் தனித்தன்மை கொண்டது. பல்வேறு மொழிகள், இனங்கள், வழிபாட்டு நம்பிக்கைகள், பண்பாடுகள், உடைகள், உணவுகள், பழக்க வழக்கங்கள் கொண்டதுதான் இந்தியா. இத்தகைய மாநிலங்கள் சுயாட்சித்தன்மையுடன் செயல்பட்டால்தான் இந்தியாவில் உண்மையான கூட்டாட்சி உருவாக முடியும், சிறந்த வளர்ச்சியை அடைய முடியும்। और स्टालिन के बाद दक्षिण के सबसे बड़े राज्य कर्नाटक की सरकार का भी वर्जन सुन लीजिए, जिसकी तरफ से डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने नुमाइंदगी की। As I said you that we have joined on the critical moment of the Indian history, the very foundation of democracy and federalism, which is under threat. So a good beginning has been started and a fair delimitation joint action committee has been formed today. तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन हो गया है। अब सबसे पहले समझिए कि इस डर और चिंता का आधार क्या है, और इसका जवाब है एक रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो 2019 में सामने आई थी। और इसी को लेकर देश की राजनीति में यह मुद्दा पिछले साल भी उठा था और फिर एक बार उठा है। लेकिन इस बार बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए एक सिलसिलेवार मीटिंग का फैसला किया गया है। मुमकिन है कि अगली मीटिंग इन्हीं राज्यों में से किसी राज्य के शहर में हो। तो उस रिपोर्ट का नाम है इंडिया इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन 2019। इसमें अनुमान लगाया गया था कि अगला परिसीमन जब भी होगा तो लोकसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से उत्तर भारत और खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों को बड़ा फायदा होगा, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें 42% बड़े हैं, जबकि उत्तर भारत के 8 राज्यों को मिला दे तो 84% सीट बढ़ जाएंगी। अब देखिए ये कैसे हो सकता है। उसी रिपोर्ट के आधार पर कौन से राज्य को कितनी सीटें
तय हो सकती हैं। उसका भी आंकड़ा समझिए। उत्तर और दक्षिण में आपको खुद बड़ा फर्क नजर आ जाएगा। यूपी में मौजूदा सीटें 80 हैं, जो परिसीमन के बाद 143 सीटें होने का अनुमान है। बिहार में मौजूदा सीटें 40 हैं, तो परिसीमन के बाद 79 सीटें होने का अनुमान है। राजस्थान में अभी 25 सीटें हैं, लेकिन ये 50 सीटें हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में 29 की बजाय 52 सीटें हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 के बदले 19 सीटें हो जाएंगी और हरियाणा में जो अब 10 सीटें हैं लोकसभा की, वो बढ़कर 18 सीटें हो जाएंगी। झारखंड की 14 सीट अभी है, तो 24 सीटें यहां पर होने का अनुमान है और दिल्ली में 7 के बदले ये बढ़कर 12 हो सकती हैं। अब दक्षिण के राज्यों की सीटों का अनुमान भी देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर के फिलहाल 42 सीटें हैं, जो 54 तक पहुंच सकती हैं। कर्नाटक की 28 सीटें बढ़कर 41 हो सकती हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों की जगह 49 सीटें हो सकती हैं और केरल में कोई बदलाव नहीं होगा, यहां पर 20 की 20 सीटें ही बनी रहेंगी। इस हिसाब से दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें जोड़कर 165 हो जाएंगी। यानी सीटें तो हर राज्य में बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन दक्षिण के राज्यों में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सिर्फ 35% सीटें ही बढ़ेंगी, जबकि उत्तर भारत के 8 राज्यों का हम आपको बता चुके हैं जो आंकड़ा, उसमें 84% सीटें बढ़ जाएंगी। अकेले यूपी और बिहार की सीटों की संख्या 220 यानी कि 243 के पार जा सकती है, 220 के पार जा सकती है। यानी 850 के भी 1/4, क्योंकि इन दो राज्यों में 102 सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। दक्षिण या पंजाब जैसे राज्यों को इसी बात की चिंता है कि प्रतिशत के मामले में वो पिछड़ सकते हैं। इस चिंता को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बखूबी समझाया भी है। आप खुद सुनिए और इसे समझिए। इसमें इनका मकसद जो है बीजेपी का, वो ये है जहां से हम जीतते हैं वहां सीटें बढ़ा लो, यहां से हम हारते हैं वहां कम कर लो, परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगी। पंजाब में ये जीतते नहीं है, पंजाब में इनकी एक भी सीट नहीं है सर, 13 में से, लेकिन पंजाब की सीटें बढ़ा रहे हैं। मैं एक मैथ और साइंस टीचर का बेटा हूं, आई नो दैट अगर आउट ऑफ 543 राइट नाउ वी हैव 13 सीट्स, our percentage is 2.39% in the parliament. If they go to 850, as you said in your 850 by 18 is 2.11. Although they are increasing our seats, but percentage of our participation in parliament is decreasing. If they want to keep 2.40 share of Punjab, then they have to give us 21 seats. तो आप सुन रहे थे भगवंत मान जो समझा रहे थे कि कुल सीटें बढ़ जाएंगी, राज्य की सीटें अगर नहीं बढ़ी तो उनका जो प्रतिनिधित्व है वो घट जाएगा। यही चिंता दक्षिण से उत्तर तक के इन राज्यों की है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी परिसीमन के मौजूदा फॉर्मूले पर ऐतराज जताया है। इसको भी सुनते चलिए। We are one country. We respect it. But we cannot accept this proposed delimitation because of it will politically limit us. It will punish us for being performing states. We have to stop BJP for implementing any unfair delimitation. डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व चुनाव संयुक्त निदेशक रहे हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। राज तपन भारती साहब भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन पहले डॉक्टर अमीन, ये जो चिंता है दक्षिण के राज्यों की, खासतौर से पंजाब भी उसमें शामिल है, ये चिंता का आधार जो वो बता रहे हैं बिल्कुल वाजिब लगता है कि अगर कुल सीटें बढ़ेंगी और आनुपातिक रूप से उनकी सीटें वैसी नहीं बढ़ेंगी
तो फिर संसद में उनकी आवाज कमजोर होगी, प्रतिनिधित्व कम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये जो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, ये जो मुद्दा उठा है परसिमन का अभी तक मुद्दा नहीं उठा करता था। आपको याद होगा, ये जब बात आई थी कश्मीर का, जब परसिमन हुआ डिलिमिटेशन, उस वक्त बात आई थी। लेकिन आप देखेंगे कि जो वहां पर 83 सीटें थी, जो 90 असेंबली की सीट हो गई, और वहां पार्लियामेंट की भी बढ़ गई सीट। और वहां पर देखिए SC ST और OBC सभी को बराबर से उनका प्रतिनिधित्व मिला। और ये देखना है कि अब जो परसिमन होगा, ये कोई परसिमन कोई पर्सनल लेवल पर किसी का नहीं हो रहा है। ये परसिमन की एक प्रक्रिया है जो हर 10 साल के बाद हुआ करती है। आप देखेंगे कि इसमें जो भी परसिमन के लिए हमारी जो डिलिमिटेशन जो कमीशन बनता है, उसके अंदर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज इसको हेड करते हैं। उनके साथ में हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी होते हैं इसके, और वो इसको देखते हैं। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, वो ऐसा नहीं कि एक जगह बन जाता है, वो सभी जगह मूवमेंट करता है बराबर। जहां जहां कहीं लिमिटेशन की बात होती है, वहां ये जाता है और वहां पर हर वर्ग के लोगों से मिलता है। और हर एक पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी रीजनल और नेशनल लेवल, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या खुद होते हैं, या अपने वो किसी को भेजते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। उन लोगों से मिलकर बात होती है। साथ में सिविल सोसाइटीज के लोग होते हैं, उनसे चर्चा होती है। साथ में जो भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सी सीटें हैं जिनको रिजर्व किया जाता है, और जो पुरानी सीटें 10 साल तक चल रही थी या 15 साल से, उनको डिरिजर्व कर दिया जाता है। तो उनको भी ये होता है कि हमको हर एक का प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो ये एक प्रक्रिया है जो डिलिमिटेशन की, कोई बीजेपी पार्टी या किसी पार्टी का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रक्रिया है। और इसके अंदर पूरा हर आदमी को अधिकार है कि जो बातें इस कर रहे हैं, जो भी कर रही है पार्टियां या करना चाहते हैं, वो उसके अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन लिख के भी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कमीशन मिलता है उनको, और पूरी बात सुनने के बाद उसमें कोई डिसीजन लिया जाता है। ये एकदम से कोई चीज ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि उन्होंने कहा और गए और सुन लिया और उन्होंने कर दिया। मेरे साथ डॉक्टर अमीन, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। राय तपन भारती साहब भी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। भारती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये आरोप जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज की इस बैठक में लगा रहे थे कि दरअसल ये बीजेपी की सारी साजिश है, वो जिन राज्यों में जीत रही है उनमें सीटें बढ़ा रही है, जहां से नहीं जीतती वहां पर सीटें घटा रही है। क्या इस आधार पर परिसीमन होता है? ये आरोप कितना सही कितना गलत? देखिए, परिसीमन के मुद्दे को लेकर विपक्ष में घबराहट तो है ही। खास करके दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं उनमें घबराहट है। और स्टालिन कुछ हद तक कामयाब हुए आज की मीटिंग में, लेकिन आज ममता बनर्जी की अनुपस्थिति खल रही थी। नवीन पटनायक जी नहीं गए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को अच्छे से अटेंड किया और पॉइंट बड़े अच्छे रखे उन्होंने। दरअसल पॉपुलेशन के जनसंख्या को लेकर कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब आबादी पर कंट्रोल किया है। यही बात नवीन पटनायक कह रहे थे कि पक्ष विपक्ष की नजर से न देखें। स्टालिन ने जो प्रस्ताव पारित कराया, 25 साल तक परिसीमन को टालना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो इस मुद्दे पर आगे कितना संघर्ष जाएगा, क्या होगा? ममता बनर्जी की बातों में कुछ ऐसा दर्द झलक रहा है कि वो चुनाव आयोग जो ID कार्ड जारी करता है मतदाताओं का, उस मुद्दे को उठाना चाहती हैं और उठा रही थी। उनका कहना है कि एक मुद्दे को लेके बढ़ो, आप दूसरा मुद्दा ले आए हो। तो कुल मिलाकर लगता है कि अपोजिशन यूनाइट नहीं हो पा रहा है। तो मान ने जो आज अपनी बात कही, मान तो कभी NDA सरकार या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के पक्ष में तो बोलेंगे नहीं। वो तो ये जग जाहिर है कि वो मोदी सरकार की प्लानिंग को जो भी निकाले। इसमें एक जो है ना कि किस साल को आपके पास आता वर्ष माना जाए। देखिए, 2011 के बाद भारत में, अपने देश में जनसंख्या की गणना नहीं हुई। जनगणना क्यों रुकी सब जानते हैं। कोरोना आने के कारण 2020 का हम नहीं करा सके। ऐसी संभावना है कि 2026 में जनसंख्या मानी पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी। उसके बाद यदि परिसीमन का डिसीजन हो तो शायद सही हो, शायद उसको विपक्ष स्वीकार कर ले। अब ये अहम सवाल इसमें ये बनता है कि क्या ये
राजनीतिक तौर पर यह फैसला होगा परिसीमन का, किसको फायदा किसको नुकसान, या फिर इसके पीछे का जो फॉर्मूला है उस पर सवाल है। अब इस राजनीतिक खबर के दूसरे सिरे को भी पकड़ते हैं, जिसमें हम ये एनालिसिस करेंगे कि ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, और इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल है कि सीटों के मामले में दक्षिण को इतना बड़ा नुकसान क्यों दिख रहा है। तो इसका जवाब है क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। और अब समझिए कि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या कम कैसे है। दरअसल 1960 से और 70 के दशक में केंद्र सरकार ने जनसंख्या को काबू में करने के लिए कई कोशिशें की, कई योजनाएं और अभियान शुरू हुए, जिनका पालन करने में उत्तर के मुकाबले दक्षिण के राज्यों ने ज्यादा गंभीरता दिखाई और जनसंख्या को कंट्रोल में किया। लेकिन अब उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि दक्षिण भारत को आबादी के हिसाब से संसद की सीटें तय होने के चलते लोकसभा में नुकसान हुआ, उनकी नुमाइंदगी कम होती दिखी। दक्षिण ने इस पर आवाज भी उठाई और उनकी चिंता को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी ने 1976 में किए गए सबसे बड़े 42वें संशोधन में अगले परिसीमन पर रोक लगा दी, जिसको 2002 में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जब 2002 आया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 84वें संशोधन के जरिए परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी। 84वां संविधान संशोधन कहता है कि 2026 में पहली जनगणना या 2031 तक लोकसभा सीटों के भूगोल में बदलाव नहीं होगा। और इन दोनों संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन को टालने का मकसद यही था कि सारे राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि दर एक समान हो जाएगी। वाजपेयी सरकार ने भी 2002 में यही अनुमान लगाया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना तो हुई ही नहीं, और 2011 की जनगणना यानी कि सेंसस बताती है कि दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अब भी बहुत ज्यादा है। यानी उत्तर और दक्षिण के राज्यों में अब भी जनसंख्या के आधार पर बड़ी असमानता है। आखिरी बार 1976 में परिसीमन हुआ था, जिसका आधार 1971 की जनगणना थी। 2008 में परिसीमन किया गया था, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ी थी, सिर्फ सीटों का भूगोल बदला था। तो 1976 में देश की आबादी 54 करोड़ थी, तब हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था। आपको याद दिला दें कि अब भी यही फॉर्मूला चल रहा है, और इसी फॉर्मूले के तहत दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि अगर उत्तर भारत में आबादी ज्यादा बढ़ रही है, हो चुकी है, तो बीजेपी का गढ़ भी यहीं पर है। तो बीजेपी इन्हीं राज्यों में इतनी सीटें जीत जाएगी जो उसे संसद में बहुमत के करीब पहुंचा सकता है। इस चिंता को इस तरह समझिए कि अगर परिसीमन के बाद लोकसभा में 888 सीटें हो जाती हैं, तो बहुमत का आंकड़ा 445 का होगा, और परिसीमन के बाद बीजेपी हिंदी पट्टी के 8 राज्यों की 357 सीटों में से करीब 300 सीटें भी जीत सकती है। यानी 445 की मेजॉरिटी मार्क की 70% सीटें तो हिंदी पट्टी के राज्यों से ही आ सकती हैं। इसके अलावा गैर हिंदी राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अब तो ओडिशा भी बीजेपी की का गढ़ बन चुकी है। तो और दक्षिण में कर्नाटक को मिलाकर आसानी से बहुमत को पार कर सकती है। यानी सिर्फ 12-13 राज्यों के दम पर बीजेपी केंद्र में सरकार बना लेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में बिना खाता खोले भी बीजेपी जीत जाएगी। यानी लोकसभा में सरकार बदलने के लिहाज से इनकी कोई सियासी हैसियत ही नहीं रह जाएगी। और चाहे दक्षिण के राज्य हो या पंजाब जैसे राज्य, उनकी चिंता यही है। और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मीटिंग को फुल सपोर्ट करते हुए बीजेपी के पॉलिटिकल पैटर्न को लेकर बड़ी टिप्पणी भी की है। सुनिए। जहां से ये नहीं जीतते, वहां से ये जीतना ही नहीं चाहते कि खत्म ही कर दो उसको, बस झंझट ही खत्म करो। नहीं जीतते तो नहीं जीते, खत्म, ट्राई भी नहीं करेंगे अगर अगली बार जीतने की है, इधर से जीत लेंगे, इधर से। तो ये जो डिलिमिटेशन है इसका विरोध करेंगे। और आपको पॉपुलेशन कम करने की सजा मिल रही है, इज इट ए पनिशमेंट कि आपने पॉपुलेशन कम कर ली तो आपकी सीटें कम कर देंगे, 39 से 31 कर देंगे, केरला की कम कर देंगे। तो मतलब ये तो इनका असल में वही वाला एजेंडा है जो कि किसी और को आने नहीं देना, हम नहीं रहना है। लेकिन उस सिकंदर पूरी दुनिया जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया, लेकिन वापस आना भूल गया। जब वापस गया तो जितने भी
जितनों को भी जीत के गया था वो खड़े हो गए, कहते आजा, अब वापस कैसे जाएगा। तो इनको अब वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। जो जीतते गए वापस जाना भूल गए। तो मैं तो यही कहता हूं, हम आपके साथ हैं सर। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, सवाल यहां पर फॉर्मूले का है। आबादी का फॉर्मूला चलता रहा है, लेकिन आबादी में असंतुलन आ चुका है दक्षिण और उत्तर के में, दोनों राज्यों में, दोनों हिस्सों के राज्यों में। क्या इसकी वजह से ये सारा बखेड़ा है? क्या फॉर्मूले में बदलाव की गुंजाइश पैदा हो गई है और उस पर भी गौर करने की जरूरत होगी? नहीं, फार्मूले को क्या बताइए ना। पहले क्या 543 सीट थी टोटल, उसमें 129 जो है सीटें वो साउथ की तरफ से थी, तमिलनाडु की 39 है, कर्नाटका 28, केरला 20 एंड तेलंगाना 17, आंध्र प्रदेश 25। अब आप देखिए कि अगर ये आफ्टर 26 होता है सेंसेक्स, इसमें होम मिनिस्टर ने कहा है कि इन सीटों में, साउथ की सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। अब इनको किस बात की प्रॉब्लम है? उनको तो कुछ छुआ नहीं जा रहा है, लेकिन जहां तक सवाल है आज जनता का, तो जनता देखिए, जनता को पूरा सही जो इलेक्शन होता है जिस पर्पज से, उसका सही उनको, जनता का सही निपटारण नहीं हो पा रहा है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 10 लाख पे है तभी तो कर नहीं पाता, और अगर 20-25 ज्यादा हो गए लाख है, उस पर अगर एक एमपी रहेगा तो कैसे हर आदमी को जस्टिफिकेशन मिलेगा, हर एक को कैसे समस्या का समाधान होगा? देखिए, इसमें जो परिसीमन होता है, मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, उनकी अध्यक्षता में होता है, वो उसके चेयरमैन होते हैं। हर क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो समान हो, भौगोलिक एरिया समान हो, क्षेत्र समान हो, उसमें चाहे नदी हो चाहे रोड हो, उनको भी देखना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र है उसको भी देखना पड़ता है, और हमारे जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पोलिंग स्टेशन को देखना पड़ता है, उसमें साथ में रिजर्वेशन को भी देखना पड़ता है, SC ST और OBC। और अब तो वुमन की बात आ गई है, जो अगला परसीमन किया जाएगा उसमें वुमन को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जैसा कि पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, तो महिलाओं को भी। तो अब सवाल इस बात का है कि किस तरह से जस्टिफाई करेंगे ये। अपोजिशन तो ठीक है, वो कह रहे हैं उनको प्रॉब्लम है, उनकी सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन एक बताइए बात नहीं, तो क्या उसमें आबादी के साथ साथ, अमीन साहब, सवाल यह है कि क्या आबादी के साथ साथ क्षेत्रफल को भी जोड़ा जा सकता है और फिर आनुपातिक रूप से एक परिसीमन का फॉर्मूला नया बन सकता है? क्या इसकी गुंजाइश है? वही मैंने अभी आपको बताया कि कितनी चीजें इसमें शामिल होती हैं, जैसे क्षेत्र का है, भौगोलिक एरिया है, दोनों जो क्षेत्र है उसमें नदी है, पहाड़ है, क्या है, और इन सब क्षेत्रफलों को देखा जाता है। उसके बाद उनकी जनसंख्या देखी जाती है, उसमें फिर और जो रिजर्व है कैटेगरीज, उनको भी देखा जाता है। और भाई मैंने कहा महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व अब आ गया है, उनको मिलेगा। उस हिसाब से सारा क्षेत्र देखने के बाद कोई फार्मूला तय होगा। अभी तो ये देखिए, जहां जहां हमारा कमीशन जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन, वहां डायरेक्ट उनसे बात करता है और हर वर्ग से बात करता है, हर पार्टी के लोगों को बुलाता है मीटिंग में। तो मैं समझता हूँ उनके सामने ही अपनी बात और समस्याओं को रखना चाहिए, बिला वजह का हुआ एंड क्राई नहीं करना चाहिए, और उनसे मांग करनी चाहिए कि हम इसमें, हमारी ये समस्या है, हम इसका ये समाधान चाहते हैं। अगर ये समस्या का समाधान साथ लेके जाएंगे तो कमीशन उस बात पे एग्री होगा। शोर मचाने राय तपन भारती जी सर, राय तपन भारती जी, अगर फॉर्मूले में सारे आधार मौजूद हैं ही, जैसा डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग, हमें बता रहे हैं, तो फिर ये सियासी सवाल क्यों? क्या ये उसी तरह का सवाल है कि रुपीज के RBI के सिंबल को बदलकर आप तमिल में कर दें और इसको बीजेपी वर्सेज अदर्स का मुद्दा बना दे? क्या है इसका सियासी आधार इस मुद्दे का? देखिए, पहले तो हर बात में कुछ ना कुछ सियासी मतलब होता ही है। आने वाले वर्षों में तमिलनाडु और बंगाल में तो चुनाव होना ही है। बहुत लंबी अवधि उसके लिए इंतजार नहीं करना है। एक तो उनका भय है कि चुनाव जब आएगा, हालांकि परिसीमन इतना आसान काम नहीं है, परिसीमन आयोग को कई वर्ष लग जाते हैं इस काम में, उसको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, विपक्ष यदि कह रहा है कि आप जनसंख्या के अनुपात में उसे नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान तो गुजरात को भी हो रहा है, राजस्थान को भी हो रहा है, मध्य प्रदेश को भी हो रहा है। गुजरात की जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। दोनों का क्षेत्रफल मैंने लगभग एक समान पाया है। राजस्थान भी क्षेत्रफल के मामले में बड़ा है, आबादी के मामले में उतनी आबादी नहीं है। तो क्या क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारण हो सकता है? ये सोचने का विषय है। इसके बारे में
परिसीमन आयोग के जो चेयरमैन होंगे उस क्या फार्मूला, क्या लाइन ऑफ एक्शन तय करते हैं वो आने वाला समय। दरअसल मुझे लगता है कि जी जी, वक्त विपक्ष नहीं था। एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मुद्दा किस हद तक बना लेंगे वो देखने की बात है। मैंने पहले ही आपको कहा, शो की शुरुआत में जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने जी। कहा कि ममता बनर्जी इस परिसीमन आयोग के मुद्दे से पीछे हटती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो उन्होंने विपक्ष साफ में भी कहा इस कि पर हम एक जो मुद्दा इसका उठाए मतलब आप- आवाज नहीं है, वहां भी बिखराव है और कहीं न कहीं इस मुद्दे में जितना फैक्ट है उतना ही पॉलिटिक्स भी नजर आ रहा है। तो देखिए आगे इस पर क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीन साहब, इतना ही वक्त था। भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं थम रहा है और इसको लेकर अब आरएसएस का बड़ा आक्रोश सामने आया है।